तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS के अंदर में आपने करेक्टनेस पढ़ा था, कंप्लीटनेस पढ़ा, फिर कंसिस्टेंसी पढ़ा, फिर से ये अनएम्बिगुअसनेस पढ़ा, रैंकिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ा, मॉडिफाइबिलिटी पढ़ा, वेरीफाइबिलिटी पढ़ा, ट्रेसेबिलिटी पढ़ा, ठीक ना। देन डिजाइन डिपेंडेंसी, टेस्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर एंड द राइट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, SRS के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अंदर में फिर से आपका एक टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ SRS। ये जो SRS जो आप क्रिएट करोगे, बनाओगे, तो उसके अंदर में कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सेकंड है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, थर्ड वन है डिजाइन कॉन्स्ट्रेंट, एंड फोर्थ वन है एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। Functional requirements specify what output should be produced from the given input. So they basically describe the connectivity between the input and output of the system for each functional requirement. अभी आप जो भी फंक्शंस बनाओगे, तो उसके अंदर में जो आप सिस्टम जो बना रहे हो, जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो क्या इनपुट देना है और क्या आउटपुट आना है। यानी जैसा इनपुट दे, हम जो इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आता है। तो क्या डिजायरेबल है, यानी क्या देना चाहिए हमको, स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताना है आपको। फॉर ईच फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है, करना है। फर्स्ट है a detailed descriptions of all the data inputs and their sources, the units of measures and the range of valid inputs be specified. आप जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, जो भी सिस्टम्स बना रहे हो, उस सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स में क्या होगा, इनपुट होगा और आउटपुट होगा। यानी आप कुछ वैल्यू डालेंगे, देन उसका आउटपुट आएगा। तो जैसा आउटपुट आप स्पेसिफाइड कर रहे हैं, यानी दे रहे हो, इनपुट कर रहे हो, वैसा ही आउटपुट हमको मिलना भी चाहिए, आउटपुट भी आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट में आपको बोला कि डिटेल डिस्क्रिप्शन। आप जब ऐसा SRS जब आप लिखेंगे, बनाएंगे, तो उसमें आप उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए कि ऑल द डेटा इनपुट्स एंड देयर सोर्सेज, जिससे वो इनपुट लेगा और जिससे उनको सोर्स मिल रहा है, द यूनिट्स ऑफ मेजर्स, उसका यूनिट्स क्या होगा, रेंज क्या होगा, और वैलिड इनपुट भी स्पेसिफाइड हो। सिंपल एक एग्जांपल आप समझो कि सपोज आप लिखते हो कि रोल नंबर को हमको इनपुट कराना है। तो रोल नंबर को अगर आप सॉफ्टवेयर, मान लीजिए जो भी आप एप्लीकेशंस बना रहे हैं, उसके अंदर में रोल नंबर को इनपुट कराना है, तो रोल के बारे में आपको स्पेसिफाइड वहां करना होगा कि ये न्यूमेरिक्स वैल्यू होंगे और ओनली एंड ओनली न्यूमेरिक्स वैल्यू होंगे। इसमें डेसिमल्स वैल्यू भी नहीं आना चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू भी नहीं आना चाहिए। तो इसके बारे में जो आप डिटेल इंफॉर्मेशन जो देते हैं, तो यही हुआ आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का के अंदर में ये पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, वही करा, वैलिड इनपुट्स आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए। All the operations to be performed on the input data obtain the output should be specified. यानी जो भी आप इनपुट डेटा देते हैं, ठीक है, जो भी डेटा आप इनपुट देते हैं, उसी के आधार पे आपका आउटपुट भी डेटा स्पेसिफाइड होता है। Care must be taken not be specify any algorithms that are not parts of the system but that may be needed to implement the system. Care must be taken not be specify any algorithm, कोई भी वैसा एल्गोरिथम आपको इसमें नहीं देना है, that are not a part of the system, जो कि आपके इस सिस्टम का नहीं है, but that may be needed to implement the system। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा रूल्स या एल्गोरिथम्स जो आप बनाते हैं, एल्गोरिथम्स क्या है, कोडिंग ही है ना, आप कोड के पहले लिखते हैं,
तो उस पे ये केयर करना है कि जो उससे रिलेटेड नहीं है उसको इसमें इम्प्लीमेंट ना करें या ना लिखें, जिससे कि कंफ्यूजन हो। ठीक है। इट मस्ट क्लियरली स्टेट व्हाट दिस सिस्टम शुड डू if system behaves abnormally when any invalid inputs is given or due to some error during computation. Specifically, it should specify the behavior of the system for invalid inputs or and input invalid output. ये चेंज कह रहे हैं, क्लियरली ये मेंशन होना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए कि कुछ वैसा वैल्यू आप दे रहे हो जो कि उसको नहीं वो वैल्यू उसमें नहीं जा सकता है, तो एबनॉर्मली क्या होगा, आपका आउटपुट जो है वो नहीं आएगा, या जो आप चाह रहे थे वो मिलेगा नहीं, एरर शो करेगा कंप्यूटेशन के समय में। तो इसको स्पेसिफाइड करना है उसी समय में कि भाई आपने ऐसा वैल्यू डाला इसलिए ये एरर आ रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए कि रोल नंबर डालना है, उसमें पॉइंट का वैल्यू आप डाल दिए, मोबाइल नंबर डालना है, उसमें लिखा 99923.01, तो वो वैल्यू तो इनवैलिड है ना। पॉइंट में किसी का जो है आपका रोल नंबर नहीं हो सकता है, पॉइंट में आपका जो है मोबाइल नंबर नहीं हो सकता है, जब भी होगा वो होल नंबर्स होंगे। तो वहां पे उसी जैसे ही आप 0.0 डालेंगे आपको एंट्री ही नहीं करने देगा, स्पेसिफाइड ही नहीं, वो वैल्यू जाएगा ही नहीं। तो वही सब है वैलिडेशन लगाना, फॉर्म में आप वैलिडेशंस लगाते हो, यही सब ये सारे होंगे। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सेकेंड वन है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ब्रैकेट्स में उसको हम लोग स्पीड रिक्वायरमेंट्स भी करते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन जब आप यूज करते हैं तो आप सबसे पहला उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, नहीं कि अच्छा है कि नहीं। जैसे अभी आप वेबएक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए ऑनलाइन क्लास के लिए, तो देखते हैं कि इजिली हम जो है ऑडियो को सेंड कर पा रहे हैं कि नहीं, इजिली अपने वीडियो को सेंड कर रहे हैं कि नहीं, इजिली हम लोग अपना जो स्क्रीन है उसको शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये सारा चीज हम लोग इजिली कर पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें हम फैसिलिटी जो भी दिया है उसको यूज कर पा रहे हैं इजिली, तो इसका परफॉर्मेंस हम लोग कहेंगे बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना दें और इसको यूज करना जो है सब लोग नहीं यूज कर सकेगा, तो परफॉर्मेंस घट जाएगा। नहीं, दूसरा यहाँ परफॉर्मेंस का मीनिंग है स्पीड। स्पीड कहने का मतलब कि जैसे अभी हमारा इंटरनेट का जो स्पीड है वो इंटरनेट का स्पीड कम भी है तो हमारा ये काम करे। अभी हम जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऐसा नहीं बना दे कि जब हमारा जो है 4G का स्पीड जब रहेगा 1 MB 2 MB 3 MB Mbps तभी हम इसको यूज करें, ऐसा नहीं। नहीं, तो वही स्पीड है, स्पीड। This part of SRS specify the performance constraints on the software system. All the requirements related to the performance characteristics of the system must be clearly specified. Performance requirements are typically expressed as processed transactions per second or response time from the system for the user event on a screen refresh time or a combinations of these. सिंपल है कि आप जो मैसेज भेजते हो किसी को और वो मैसेज जाने में समय लगाता है, तो हम कहते हैं ना कि अभी जो है स्पीड इसका बहुत कम है इंटरनेट का। तो सॉफ्टवेयर के सेंस में भी उसी चीज को बोला जा रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई भी आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए हो जो उसका कंप्यूटेशन वर्क जो है करना है और आप जो उसको वैल्यू दे रहे हैं और कंप्यूट कर रहे हैं, तो उसको समय लग रहा है, कुछ समय लगाने के बाद आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है, या जो प्रोग्राम आप रन करा रहे हैं उसको आपको समय लग रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम और ये सब को रन कराने में जो आपको समय लग रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे परफॉर्मेंस। रिस्पॉन्स टाइम यानी वही यूजर्स जो इनपुट किया और उसका आउटपुट आने में जितना समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ट्रांजेक्शन टाइम या ट्रांजेक्शन पर सेकंड, क्या कितना समय लगा रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने में कितना समय वो लगाता है, ये आएगा आपका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है। इट इज अ गुड आइडिया टू पिन डाउन performance requirement for the most used or critical transactions, user events and sprints.
ये सारे इसके अंदर में आ रहे हैं। अब है डिजाइन कॉन्स्टेंट। The client environment may restrict the designer to include some design constraints that must be followed. जो क्लाइंट साइड के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, उस चीजों उसका कांस्टेंट जो आप लिख के दिए होंगे एसएसआर में, उसको फॉलो करना है। The various design constraints are standard compliance, resource limits, operating environment, reliabilities and security requirements, and policies that may have an impact on the design of the system. NSRS should identify and specify all such constraints. Standards compliance क्या होगा? It specify the requirements for the standard system must follow. The standards may include the report format and according to the procedures. ये डिजाइन कॉन्स्टेंट जो है, इसके अंदर में बहुत सारे पेज हैं, बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जिसमें से आपको बोल रहा है कि स्टैंडर्ड्स कंपाइलेशन, इसके बाद कंप्लायंस सॉरी, एंड रिसोर्स लिमिट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट, रिलायबिलिटीज एंड सिक्योरिटीज, ये सारे जो है ये सब के सब डिजाइन कॉन्स्टेंट्स में है। उसी में से पहला जो है आपको स्टैंडर्ड कंप्लायंस क्या कर रहा है? इट स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टैंडर्ड एंड द सिस्टम मस्ट फॉलो। जो स्टैंडर्ड्स आपने स्पेसिफाई किया है सिस्टम्स के लिए, उसको वो फॉलो करे। मान लीजिए कुछ होता है ना, कुछ पॉलिसीज की हमारा इससे नीचे हम नहीं जा सकते, तो उसी पॉलिसीज को कह रहा है कि जो आपने एक स्टैंडर्ड मान रखा है कि हमारा ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। द स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड्स द रिपोर्ट फॉर्मेट एंड द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। और जो भी स्टैंडर्ड्स है वो आपके रिपोर्ट्स में भी इंक्लूडिंग होना चाहिए, और जो भी आप प्रोसीजर्स लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंगली लिखना है। Hardware limitations. The software needs some existing or predetermined hardware to operate, thus imposing restrictions on the design. Hardware limitations can include the types of machines to be used, operating systems, availability, memory space, etc. Hardware limitations यानी हार्डवेयर में जो भी उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, उसका लिमिटेशंस जो मेनली जो यूज होता है वो रैम, या हम लोग जो मेमोरीज जो कहते हैं, और डिस्क, हार्ड डिस्क जो स्टोरेज के लिए। तो हमको कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए, क्या चाहिए, ये हमारा लिमिटेशंस होना चाहिए कि इससे मिनिमम हम नहीं रख सकते, यानी हमको ये कम से कम इतना चाहिए ही चाहिए, तो वो हार्डवेयर लिमिटेशन। Fault tolerance. Fault tolerance requirements can place a major constraint and how the system is to be designed. Fault tolerance requirements often make the system more complex and expensive, so they should be minimized. Fault tolerance कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि घर में आपका जो आप बिजली का काम कराते हैं, तो वहां पे लगाते हैं एमसीबी, कि अगर मान लीजिए किसी तरह का कुछ हो तो एमसीबी जो है डाउन हो जाए, और आपका सारा जो है सिक्योरिटीज, जो आपका जो वायर्स है वो बच जाए। उसी तरह से यहाँ सॉफ्टवेयर में भी कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं फॉल्ट जो आएंगे ही आएंगे, और अगर वो जैसे वो फॉल्ट आएंगे तो उसको हमको टॉलरेंस, यानी उसको हम सह सकें, कर सकें, उसको हम लोग एज अ टॉलरेंस कर सकें। मतलब जैसे मान लीजिए आप क्लास लेते हैं, तो क्लास में कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चे जो है शांति रहे, उसमें हो सकता है कुछ बच्चे बदमाश हो, कुछ बच्चे बदमाशी करेंगे, तो आप में वो कैपेसिटी होना चाहिए कि उसको टॉलरेंस कर सके, सह सके उस चीजों को। यही है टॉलरेंस, इसको फॉल्ट टॉलरेंस का मीनिंग यही है यहाँ पे। सिक्योरिटी। Currently, security requirements have become essential and major for all types of systems. Security requirements place restrictions on the use of certain commands, control access,
to the database, provide different kinds of access requirements to the different people, require the use of password, cryptography techniques, and maintain a log of activities in the system. सिक्योरिटीज तो सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है किसी भी सेंस में। आप अभी जो है जो वेबएक्स जो यूज कर पा रहे हो उसमें भी आपको यूजर आईडी ये आईडी और पासवर्ड दिया जा रहा है कि आप जो है वही लोग इसको अटेंड कर सके जिनके पास वो यूजर और पासवर्ड है, दूसरे लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटीज हुआ। लॉगिन, लॉगिन कहते हैं कि जब आप सिस्टम खोलते हैं तो आपसे यूजर जो है यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है हमेशा। ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया अब जो है सेव कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो हर एक बार आपसे मांगता है, जितना बार आप ऑन करते हैं। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो पासवर्ड डालते हैं वो पासवर्ड जो रखा जाता है वो क्रिप्टेड वे में रखा जाना चाहिए। तो ये सब जो है सिक्योरिटीज का पर्पस है, इसमें आपको ये सब चीज को मेंशन करना होगा। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, फॉर ईच एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट क्या है, तो all the possible interactions of the software with people, hardware and software should be clearly specified। ये एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स में पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि इंटरेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विद द पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और अदर सॉफ्टवेयर शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। आप पहले ही ये स्पेसिफाइड कर दीजिए कि सॉफ्टवेयर के लिए क्या हार्डवेयर चाहिए और क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, एकदम क्लियरली। बिना इसके ये काम नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिकेशंस आप जो करते हैं तो ये एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स में आएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच यूजर इंटरफेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी स्पेसिफाइड, यानी सारे का आप जो यूज लिखेंगे वो सब का सब स्पेसिफाइड हो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स। And the SRS should specify the logical characteristics of each interface between the software product and the hardware components for the hardware interfacing। अब जितने भी लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेसेस हैं बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स उसको भी आप स्पेसिफिकली आप क्लियर कीजिए कि क्या क्या होना चाहिए। यही सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके SRS के कंपोनेंट्स है। ये हम उतना एज अ इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन आपका सिलेबस में है इसलिए हमने इसको भी दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ SRS, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS एंड कंपोनेंट्स ऑफ SRS, ये दो आपके टॉपिक्स हैं SRS से। नेक्स्ट टॉपिक, ये चीज जो है हमने सैटरडे को भेज भी दिया था आपके इस पे गूगल क्लासरूम पे, फिर भी हम एक बार इसको डिस्कशन कर लिए। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसको भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स भेजा है उसको हम केवल यहाँ पे डिस्कशन आज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट SPM is a proper way of planning and leading software projects. It is a part of project management in which software projects are planned, implemented, monitored and controlled. Software management क्या है? तो is a proper way of planning and leading software projects. एक जो नियम जो हम लोग बना रहे हैं कि हम प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर जो बनाएंगे उसके लिए जो हम लोग प्लान बना रहे हैं, नहीं प्लानिंग करेंगे ना कि कैसे करेंगे, तो वो प्लानिंग जिसमें पार्ट्स क्या होंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच क्या क्या आएगा, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेड कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप उसको, और मॉनिटर एंड कंट्रोल्ड। जब आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उस पर मॉनिटरिंग करना और फिर उस पर कंट्रोल भी रखना। ये सारे के सारे चीज जो हैं ये है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप एक सिंपल बात समझ लो कि अगर मान लीजिए कि कॉलेज एक सिस्टम है
तो कॉलेज एक सिस्टम्स के पास, एक मिनट, हेलो, हाँ प्रणव, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, 10 बजे के बाद कॉल करना। इसमें जो है कॉलेज है, और कॉलेज को अगर आप जो है मान लेते हैं, वहाँ हमारे प्रिंसिपल जो है वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, हायर। तो उनका क्या काम है? सबसे पहला उनका एक प्लान है कि हमारा कॉलेज अच्छे से चले, वो उनका प्लानिंग हो गया। डे बाय डे मेरा क्लास हो, समय पे मेरा एग्जाम हो, समय पे बच्चे क्लास में आए, डिसिप्लिन में रहें, ये उनका प्लानिंग हो गया। इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करेंगे इसको वो? तो इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे सारे टीचर्स की मदद से, कि हमारा जो एक क्लास का जो शेड्यूल है उस समय में क्लास होना चाहिए। एग्जामिनेशन जो बोर्ड होगा, एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, एग्जामिनेशन कंट्रोल जो है, उसको ये गाइड करेंगे कि भाई आपका सही समय पे एग्जाम हो। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो उन्होंने प्लानिंग किया है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो ये इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, तो इसको मॉनिटर करना कि सही सही से हो रहा है कि नहीं, मेरा क्लास जो है सही समय से हो रहा है कि नहीं, मेरा जो है एग्जामिनेशन सही टाइम पे हुआ कि नहीं, ये मॉनिटर करने के लिए एक टीम बनाया, मॉनिटरिंग टीम। वो रिपोर्ट देगा कि हाँ इस क्लास को आज ये क्लास नहीं हुआ, ये एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, तो वो मॉनिटरिंग टीम हुआ। और कंट्रोलिंग पावर जो है वो प्रिंसिपल्स के पास है, कि वो सारे चीजों को कंट्रोल करके रखे कि ये मेरा काम अच्छे से चले। तो सेम चीज जो है हमारा प्रोजेक्ट के सेंस में भी आता है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होंगे उनको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्क करना होता है। और उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर्स को प्रोजेक्ट्स का प्लान, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका मॉनिटरिंग और उसका कंट्रोलिंग पावर सारे उनके पास होता है, और उसका ये वर्क है कि इन सारी चीजों को वो देखे। अब कह रहे हैं कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्यों जरूरत है भाई सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की? तो सॉफ्टवेयर इज अ नॉन फिजिकल प्रोडक्ट। ये क्या है? नॉन फिजिकल प्रोडक्ट है। Software development is a new stream in a business, and there is a very little experience in building of software products. Most of software products are made to fit clients' requirements. The most important is that the basic technology changes and advances so frequently and rapidly that experience of one product may not be applied to the other one. Such type of business and environmental constraints increase risk in software development. Hence, it is essential to manage software projects efficiently. It is necessary for an organization to deliver quality product, keeping these costs within the client's budget, constraint the delivers the project as per schedule. Hence, in other order, software project management is a necessary to incorporate user requirements along with budget and time constraints. इन पूरे पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरत है? तो कह रहे हैं कि हमारा यूजर्स का जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो रिपीडली चेंज हो रहा है, रिपीडली उनका चेंज होता है। आज ये रिक्वायरमेंट है, कल वो उनका कुछ और रिक्वायरमेंट हो जाता है। आप सिंपल सोचिए कि आप जो व्हाट्सएप जो यूज कर पा रहे हो, उस पे शुरू शुरू में हम लोग केवल जो है टेक्स्ट मैसेज भेजते थे, टेक्स्ट मैसेज। उसके बाद आपको फीचर्स दिया कि आप इमेजेस भी सेंड कर सकते हो। फिर आपको फीचर्स दिया गया, रिक्वायरमेंट्स बढ़ा कि भाई और अगर हमको वीडियो भी अगर शेयर कर दिया जाए तो वीडियो भी शेयर करने लगे हो।
उसके बाद हुआ कि भाई हम लोग ऑनलाइन उस पे ऑडियो चैटिंग कर सकते, टेक्स्ट चैटिंग नहीं, ऑडियो चैटिंग, आप कॉल करते हो। फिर से रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ कि भाई अब हम लोग वीडियो कॉलिंग करें, वीडियो कॉलिंग भी आप लोग अभी करते हो। तो ये यूजर्स क्या कर रहा है, यूजर्स का रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, रेपिडली चेंज होते रहता है। एक चीज मिला तो वो दूसरा चीज चाहता है कि हमको ये भी मिलना चाहिए, अब वो मिल गया तो फिर वो चाहते हैं कि अब ये भी होना चाहिए। नहीं, तो इसके लिए अगर ये सारे पॉइंट्स ऑफ जो पॉइंट्स रेपिडली जो चेंज हो रहा है, इसको अगर आप सही से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, इसको सही से मार्केट में और ये नहीं देखने वाला कोई होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाएगा और मार्केट में उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप वो फैसिलिटी कोई दूसरा दे रहा है और उसी दाम में दे रहा है, उसी कॉस्ट पे दे रहा है, तो हम उसका लेंगे, आपका क्यों लेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सारे चीजों को वो देखता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो यूजर्स को रिक्वायरमेंट जो यूजर चाह रहा है वो मिल रहा है कि नहीं, और वो कैसे मिलेगा, जब वो इन सारे को एक प्लान वे में काम करेगा। तो उस प्लान वे में काम करने के लिए उसको प्लानिंग करना होगा, इम्प्लीमेंटेशंस कराना होगा, मॉनिटरिंग करते रहना होगा समय समय पे, और फिर उस पर कंट्रोलिंग करना होगा। ठीक है, अब आइए प्रोजेक्ट मैनेजर, नाम से ही लगता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स कौन होगा, मैनेजर होगा, एक पर्सन होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ कैरेक्टर who has the overall responsibilities for the planning, design, execution, monitoring, controlling, and closure of the project. A project manager represents an essential role in the achievement of the project. प्रोजेक्ट मैनेजर्स पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंड्स करता है। वो उनका काम जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको इस चीज के लिए। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्लानिंग, अगर उसका प्लानिंग सही नहीं करते हैं तो प्रोजेक्ट फेल करेगा। डिजाइनिंग अगर सही नहीं करते हैं तब भी फेल करेगा। एग्जीक्यूशंस अगर वो नहीं टेस्ट करते हैं सही से तब भी प्रोजेक्ट फेल। मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजर ऑफ अ प्रोजेक्ट, सबसे जो नजदीक होते हैं प्रोजेक्ट के वो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर को उस प्रोजेक्ट के बारे में सारा चीज पता होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर रिप्रेजेंट्स एन इसेंशियल रोल इन अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर उस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है, सही से इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको अचीव करना है, तो उसके लिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सारे जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके चलना होगा। A project manager is a character who is responsible for giving decision both large and small project। डिसीजन कौन देगा, हमको करना है कि नहीं। मान लीजिए हमको लग ही नहीं रहा है कि ये काम आगे कर सकते हैं या आगे चल सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा कि नहीं ये काम नहीं करेंगे। जो डायरेक्टर होंगे उनको बोलेंगे कि नहीं सर ये काम जो है नहीं करना है, ये काम करेंगे तो हम लोग फ्लॉप कर जाएंगे या हमारा जो है इन्वेस्टमेंट जो है बर्बाद चला जाएगा। तो वही कर रहा है डिसीजन बोथ लार्ज एंड स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटा और बड़ा दोनों के लिए। द प्रोजेक्ट मैनेजर इज यूज्ड टू मैनेज द रिस्क and minimizing uncertainty। Every decision the project manager makes must directly profit their project। प्रोजेक्ट मैनेजर्स के जो भी डिसीजन होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए और साथ में प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट है उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा डिसीजन है तो प्रोजेक्ट जो है आपका प्रॉफिट देगा, और अगर मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनका जो डिसीजन गलत निकला तो आपको लॉस होगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल आपके ये डेजिनेशंस होता है इनका, जिसके आधार पे ये लोग वर्क करते हैं। अब इसी में रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर,
क्या क्या रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर का, रोल क्या होना चाहिए? फर्स्ट रोल का था लीडर। लीडर मतलब नेता जिसको कहते हैं। तो क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो उनमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको वो एक अपने लीडरशिप के अंदर में रखें। जैसे अगर हमारे अभी पीएम, प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलते हैं तो सारा देश के लोग जितने हैं सब एक साथ उनकी बात को मान रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो लीडरशिप हुआ। तो प्रोजेक्ट के सेंस में भी वही बोला जा रहा है कि अगर आपका अ प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट लीड his team and should provide them directions to make them understand what is expected from all of them। जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट लीड हिज टीम एंड शुड प्रोवाइड द डायरेक्शंस टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। जो भी डायरेक्शंस है देना, जो भी एम्प्लॉयज जो उनके अंदर में काम कर रहा है वो क्या चाहते हैं उनको सही डायरेक्शंस देने का काम हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर्स का है। तो इसीलिए लीडर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो लीडरशिप टाइप का प्रॉपर्टीज हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स के पास होना चाहिए। मीडियम, द प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ मीडियम बिटवीन हिज क्लाइंट एंड हिज टीम। आपका टीम और क्लाइंट, जो क्लाइंट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और जो टीम है जो 10-5 लोगों का जो आपका टीम है यूजर्स का, उसके बीच में ये मीडियम का काम करते हैं, एज अ मीडिएटर का काम करते हैं, इंटरफेस का काम करते हैं। ही मस्ट कोऑर्डिनेट and transfer all the appropriate information from the client to his team and report to the senior management। क्लाइंट क्या चाहता है, उस वो क्या रिक्वायरमेंट है उसका, उस चीज को अपने टीम के बीच में आप सही तरीके से रख सकें। अगर आप उसके रिक्वायरमेंट्स को ही सही तरीके से नहीं बता सकेगा आपके अपने टीम के बीच में, तो वो क्या आउटपुट आएगा, सही आउटपुट नहीं आएगा। और साथ साथ आपके जो टीम सीनियर्स मैनेजमेंट जो आपसे ऊपर हैं उनको भी रिपोर्टिंग करना। आपके मैनेजर हैं, मैनेजर से ऊपर डायरेक्टर होगा और भी सीनियर डायरेक्टर जो भी है, तो उनको भी आपको ये करना, रिपोर्टिंग करना कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो ये मीडियम यानी इंटरफेस, दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करना। मेंटर, he should be there a guide his team at each step and make sure that the team has an attachment। He provides a recommendations to his team and points them in a right direction। मेंटर है हमारा, मार्गदर्शक जो कहते हैं जिसको, है हमारा, हमको क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस हमको देना है, वो उसको ये होना चाहिए कि हमको गाइडलाइंस दे सके। हम कहीं अगर फंसते हैं तो उससे हमको निकाल सके, उसको इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए वो गाइडलाइंस हमको दे। तो इस तरह से वो एक सही डायरेक्शन देगा तो हमारा प्रोजेक्ट सही जाएगा, सही सक्सेस करेगा। तो वो एक मेंटर भी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के? पहला है मैनेजिंग रिस्क एंड इश्यूज। मैनेजिंग रिस्क एंड इश्यूज, रिस्क कहने का मतलब बहुत तरह के रिस्क आएंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो उसमें ये पावर होना चाहिए कि उसको वो मैनेज कर ले इजली। जैसे रिस्क, सपोज मान लीजिए आप प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और प्रोजेक्ट कुछ दिन काम हुआ और उसमें 2 लोग छोड़ के चले गए, कुछ भी हो सकता है ना, चले गए, आपका प्रोजेक्ट तो रुक जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का भी मैनेजिंग आपको होना चाहिए कि उसको आप कैसे कवर करोगे, उस काम को आप कैसे कर पाओगे। या कुछ ऐसे सर्टेन इश्यूज आ जाए
जो कि आपके प्रोजेक्ट को में डिफिकल्टी पैदा कर रहे हैं, तो उस इश्यूज को आप कैसे सॉल्व करते हो। मैनेजिंग रिस्क एंड इश्यूज, create the project team and assign tasks to several team members. Activities, planning and sequencing, monitoring and reporting process, modifies the project's plan to deal with this situation. ये चार पांच पॉइंट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेकेंड वन कहता है क्रिएट द प्रोजेक्ट टीम एंड असाइन टास्क टू सेवरल टीम मेंबर्स। आप एक टीम बनाते हैं, प्रोजेक्ट टीम, और उस प्रोजेक्ट टीम में जितने लोग हैं उनको आप जो भी टास्क है वो असाइन कर दीजिए और अलग अलग सबको अलग अलग टास्क दीजिए, तभी ना आपका आउटपुट सही समय पे आएगा। एक्टिविटीज, प्लानिंग एंड सिक्वेंसिंग, प्लानिंग जो आप कर रहे हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले काम कुछ कर लिया फिर बाद में इसको कर रहे हैं। जो पहले होना चाहिए उसको पहले कीजिए एंड देन फिर उसके बाद का जो स्टेप है उसको बाद कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले लास्ट वाला स्टेप कर रहे हैं फिर बाद में आके फर्स्ट वाला स्टेप करें। सीक्वेंसिंग में कीजिए। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस, हमेशा उस पर मॉनिटर कीजिए और मॉनिटर करने के साथ साथ डे बाय डे रिपोर्टिंग भी होना चाहिए। रिपोर्ट भी क्रिएट होना चाहिए कि आज क्या हुआ, क्या एक रिपोर्ट आना चाहिए। मॉडिफाइज द प्रोजेक्ट प्लान टू डील विद द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशंस आए, जो भी चेंजिंग आ रहे हैं सिचुएशंस प्रोजेक्ट्स में, उसको आप इजीली डील कर सकें। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स के। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज इतना ही रहेगा, कल हम लोग इसको बाकी को नेक्स्ट को कल करेंगे।